हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 जियोग्राफी चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा पढ़ने का टॉपिक है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर है। तो हम लोग आज यहाँ 3 टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। पहला सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे यहाँ पे बताया गया, सबसे पहला यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है कि डू यू फील अराउंड एयर अराउंड यू। तो क्या हम लोग चारों तरफ एयर को फील करते हैं? तो हाँ, एकदम करते हैं। एयर को बस हम लोग फील ही करते हैं, देख तो सकते नहीं हैं। डू यू नो दैट वी फील एट द बॉटम ऑफ द ह्यूज पाइल ऑफ द एयर। क्या हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग एयर के एक बहुत बड़े बंडल के नीचे दबे हुए हैं? क्या हम लोग को ऐसा लगता है? तो नहीं, हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। वी इनहेल एंड एक्सहेल बट वी फील द एयर व्हेन इट इज इन मोशन। तो कहा जा रहा है कि हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर करते हैं, लेकिन हम लोग फील एयर को तभी कर पाते हैं जब वो मोशन में होता है। इट मीन्स एयर इन मोशन इज विंड। तो इसलिए जो एयर मोशन में होता है उसको विंड बोलते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द फैक्ट दैट अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर ऑल अराउंड। तो कहा जा रहा है कि हम लोग पहले ही ये सीख चुके हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मतलब कि एयर चारों तरफ है ना, हवा चारों तरफ है। कल हम लोग डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े थे। दिस इन्वेलप ऑफ एयर इज एटमॉस्फेयर। ये जो इन्वेलप है अर्थ के चारों तरफ, ये हवा का, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिसमें कई गैसेज हैं। दिस गैसेज सपोर्ट लाइफ ऊपर द अर्थ सरफेस। ये गैस जो है अर्थ के ऊपर लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द अर्थ रिसीव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। अर्थ जो है अपना जितना भी एनर्जी है सन से प्राप्त करता है। द अर्थ इन टर्न रेडिएट्स बैक द स्पेस द एनर्जी रिसीविंग फ्रॉम द सन। और अर्थ क्या करता है? रेडिएट बैक करता है, मतलब कि अर्थ पे जो सनलाइट आता है उसको बैक भी भेजता है, वापस भेजता भी है। ठीक है। एज रिजल्ट द अर्थ नाइदर वार्म अप नॉर डज इट कूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके से देखा जाए ना, अर्थ ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। दस अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम। लेकिन कहा जा रहा है कि अर्थ के डिफरेंट हिस्से में जो अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, जितना अमाउंट मतलब कि हीट जितना मात्रा में मिलता है अर्थ के डिफरेंट हिस्से में, वो सेम नहीं है। दिस वेरिएशन काउजेज प्रेशर डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर। इसी वेरिएशन के कारण एटमॉस्फेयर में डिफरेंस आता है, इसी कारण प्रेशर डिफरेंस आता है। दिस लीड टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर बाय विंड। तो इसके कारण से क्या होता है, जैसे किसी एरिया में ज़्यादा गर्मी आ गया, किसी एरिया में कम सनलाइट आया, तो एरिया ठंडा होगा इसके मुकाबले, तो फिर गर्म से ठंडा की और हवा का मूवमेंट होता है। ठीक है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इन द एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर हीट होता है या कूल होता है। एंड द रिजल्टेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ सरफेस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोलर रेडिएशन के बारे में। द अर्थ सरफेस रिसीव मोस्ट ऑफ इट एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ। तो अर्थ जो है अपना जितना एनर्जी सन से मिलता है, अर्थ को जितना सन से एनर्जी मिलता है, रिसीव करता है, मेनली शॉर्ट वेवलेंथ में मिलता है। द एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन इन विच शॉर्ट कॉल्ड इंसोलेशन। तो कहा जा रहा है कि इंसोलेशन कहा जाता है इसको, जितना एनर्जी अर्थ को मिलता है सन से उसको हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं। इसको सोलर रेडिएशन भी बोला जाता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। एज द अर्थ इज अ जियोइड रिसेंबल अ स्फीयर। तो कहा जा रहा है कि अर्थ जो है एक स्फीयर का शेप का है, कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, इसका एक अलग शेप है जिसको जियोइड बोलते हैं। ऊपर में थोड़ा सा चपटा है, नीचे में चपटा, और चारों तरफ ऐसे गोल है। एंड द सन्स रे फॉल ऑब्लाइकली एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कहा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर में सन का रे जो है थोड़ा तिरछा पहुंचता है। एंड द अर्थ इंटरसेप्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सन्स एनर्जी। तो वहाँ पे सन का एनर्जी अर्थ पर काफ़ी कम पहुँचता है। ऑन एन एवरेज द अर्थ रिसीव 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कहा जा रहा है एटमॉस्फेयर के टॉप में देखा जाए, ठीक है, तो अर्थ कितना मतलब कि एनर्जी रिसीव करता है? तो 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब एक मिनट में, ठीक है, एक स्क्वायर सेंटीमीटर में 1.94 कैलोरी मिलता है टॉप वाले पोर्शन पे। ठीक है। द सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी स्लाइटली इन ईयर ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो कहा जा रहा है कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस वेरी करते रहता है, जिसके कारण से सोलर का जो आउटपुट रिसीव होता है, मतलब यहाँ से जो वापस जाता है, वो भी वेरी करते रहता है। ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन ऑन 4 जुलाई। इसको हम लोग अपहेलियन बोलते हैं। अपहेलियन किसको बोलते हैं? जब सन अर्थ से सबसे ज़्यादा दूरी पे है, कब होता है? 4 जुलाई को होता है। वहाँ पे कितना डिस्टेंस होता है? तो 152 मिलियन होता है, 152 मिलियन किलोमीटर। तो इसको याद रखिएगा, इस सिस्टम को, मतलब इस कंडीशन को अपहेलियन बोलते हैं, और ये 4 जुलाई को होता है। वहीं देखा जाए तो 3 जनवरी को अर्थ जो है सबसे नज़दीक होता है, इसको हम लोग पेरीहेलियन बोलते हैं। और यहाँ पे 147 मिलियन किलोमीटर होता है। देयरफॉर द जनवरी एनुअल इंसोलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ ऑन 3 जनवरी इज स्लाइटली मोर देन अमाउंट रिसीव ऑन 4 जुलाई। तो मतलब कि क्या पता चलता है इससे कि 3 जनवरी को ज़्यादा एनर्जी हम लोग को मिलेगा 4 जुलाई के मुकाबले। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएशन इन द सोलर आउटपुट मार्क्ड बाय अदर फैक्टर्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो कहा जा रहा है लेकिन सिर्फ डिस्टेंस ही वेरी, मतलब डिस्टेंस के आधार पर ही सोलर रेडिएशन का जो इनपुट है वो वेरी नहीं करता है, बल्कि कई और फैक्टर हैं। क्या क्या फैक्टर हैं? तो लैंड, मतलब कि सोलर कहाँ पे आ रहा है, सनलाइट कहाँ पे आ रहा है, लैंड पे आ रहा है या सी पे आ रहा है या फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पे आ रहा है। हेंस दिस वेरिएशन ऑन द सोलर आउटपुट डजंट हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन डेली वेदर चेंजेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ।
आगे पढ़ते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे कहाँ कहाँ कितना एनर्जी मिलता है उसके बारे में, क्या वेरिएबिलिटी है, क्या डिफरेंस है एक जगह से दूसरे जगह में, उसके बारे में पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ एन इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन वेरी ड्यूरिंग अ डे, इन अ सीजन और इन अ ईयर। तो कहा जा रहा है कि ये जब इंसुलेशन का जो अमाउंट है ना, कितना मात्रा में हम लोग को मिलेगा सन का एनर्जी, ये डिपेंड करता है एक दिन में भी वेरी करता है, एक सीजन में वेरी करता है, एक साल में भी वेरी करता है। द फैक्टर दैट काउजेज दिस वेरिएशंस इन इंसुलेशन आर, तो जो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस, तो अर्थ का रोटेशन होना, ये पहला फैक्टर। दूसरा एंगल ऑफ इंक्लेशन ऑफ द सन रेज वहाँ पे कितना तिरछा पहुँच रहा है, एकदम सीधा पहुँच रहा है तो ज़्यादा मिलेगा, तिरछा पहुँच रहा है तो कम एनर्जी मिलेगा सन का, है ना। द लेंथ ऑफ द डे, दिन का लंबाई, मतलब कि कितने देर तक सन वहाँ पे है। द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कितना ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट है द कन्फिगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ इट्स एस्पेक्ट, तो लैंड कैसा है, पहाड़ है, बर्फ़ जमा हुआ है, ग्रीन वेजिटेबल वाला एरिया है। तो इन 5 बातों पे जो है कितना एनर्जी मिलेगा डिपेंड करता है। पहला अर्थ के रोटेशन पे, दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तीसरा लेंथ ऑफ द डे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर और कन्फिगरेशन ऑफ द लैंड। द लास्ट टू हैव लेस इन्फ्लुएंस, कहा जा रहा है कि अंतिम का जो 2 है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर और कन्फिगरेशन ऑफ लैंड, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, ऊपर वाले तीनों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। द फैक्ट दैट अर्थ एक्सिस मेक एन एंगल 66 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज ग्रेटर इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव ऑफ डिफरेंट लैटिट्यूड। तो कहा जा रहा है कि अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री झुका हुआ है ना, अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ। मतलब कि जैसे अर्थ के 2 तरह का प्लेन है, ये ऑर्बिटल प्लेन हो गया, ये एक्सियल प्लेन हो गया। तो और यहाँ पे अर्थ जो है, जैसे मान लीजिए कि ये इसका एक्सियल प्लेन है, ये इसका ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का अर्थ जो है अपने इसका जो एक्सियल, इसके बीच का एंगल 66.5 डिग्री है, और यदि लंबवत यहाँ से खींचा जाए, परपेंडिकुलर खींचा तो ये 23.5 डिग्री है, ठीक है। यानी कि अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ, जैसे मान लीजिए कि अर्थ ऐसे झुका हुआ है, ऐसे इसका एक्सिस है अर्थ का, जैसे ग्लोब आप देखते होंगे तो ग्लोब कैसा होता है, हल्का ऐसे झुका हुआ होता है ना। जैसे ग्लोब, एक ग्लोब है और यहाँ पे ऐसे बना हुआ होता है, एक एक्सिस यहाँ से पार किए हुए रहता है ऐसे, है ना, नीचे बेस बना हुआ रहता है ग्लोब का। तो ये जो एंगल है, जैसे ए वाला ऐसे लाइन जो होता है, ठीक है, तो यदि इसका ऑर्बिट देखा जाए, मतलब कि यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा जाए, तो जो एंगल बनेगा 66.5 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। द सेकंड फैक्टर दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दूसरा जो होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिपेंड करता है कि सन का लाइट वहाँ पे कितना तिरछा पहुँच रहा है। दिस डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, ये जो है प्लेस के लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है कि प्लेट का लैटिट्यूड, मतलब उस जगह का लैटिट्यूड कितना है। द हायर द लैटिट्यूड द लेस इज द एंगल दे मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग स्लैंट सनरेज। तो कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा तिरछा सनरेज पहुँचेगा, ठीक है। द एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस, तो तिरछा जब रेज आता है तो उसके द्वारा कम एरिया को कवर किया जाता है। तो द एरिया कवर्ड द वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन स्लेंट रेज। द मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीजेज। तो कहा जा रहा है कि जैसे तिरछा जब पहुंचता है लाइट तो ज़्यादा एरिया, जैसे ये अर्थ है तो जब तिरछा लाइट पहुंचता है तो ज़्यादा एरिया कवर करता है, सीधा जब लाइट पहुंचता है तो कम एरिया कवर करता है। जैसे आप इसको देख सकते हो, टॉर्च जब हम लोग जलाते हैं तो टॉर्च जब जलाते हैं, जब सीधा एकदम लाइट जब भेजते हैं दीवार पे एक छोटा सा सर्कल बनता है, उसी टॉर्च को तिरछा भेजते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल बनता है। आप इस प्रैक्टिकल को अभी कर सकते हैं, मतलब कि अपने घर में कभी भी कर सकते हैं कि जब नज़दीक में ले जाकर के टॉर्च को या फिर दूर से एकदम सीधा जब भेजते हैं दीवार पे तो ऐसा छोटा सर्कल बनता है, वहीं तिरछा जब भेजते हैं तो बड़ा सर्कल बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जब सनलाइट सीधा जाता है, वर्टिकल जाता है तो कम एरिया को कवर करता है, जब तिरछा जाता है तो बड़े एरिया को कवर करता है। इससे क्या होता है, ज़्यादा एरिया में कवर करने के कारण जो एनर्जी है बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो पर यूनिट एरिया डिक्रीज हो जाता है, पर यूनिट एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। मोर एवर द सनलाइट रेज आर रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द ग्रेटर डेप्थ। वहीं बताया जा रहा है कि जो तिरछा लाइट होता है उसको ज़्यादा डिस्टेंस भी तय करना पड़ता है, जिसके कारण से थोड़ा एब्जॉर्प्शन वहाँ भी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि इक्वेटर है, ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। सनरेज इस तरह से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। द पासेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे यहाँ पे होता है। द एटमॉस्फेयर लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, तो कहा जा रहा है कि शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के लिए, जिसके तहत सन से हम लोग एनर्जी रिसीव करते हैं अर्थ पे, वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है एटमॉस्फेयर उसके लिए। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासेज थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करने के पहले, मतलब जो सनलाइट है अर्थ तक पहुंचने के पहले पूरे एटमॉस्फेयर को पार करता है। विद इन द ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर ओजोन एंड अदर गैस ऑब्जर्व मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो कहा जा रहा है कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है वहाँ पे जो वाटर वेपर है, ओजोन है और भी दूसरे गैस है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द ट्रोपोस्फेयर स्कैटर विजिबल स्पेक्ट्रम बोथ द स्पेस
बोथ टू द स्पेस एंड टुवार्ड द अर्थ सरफेस। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं क्या करते हैं, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, ट्रोपो स्कैटर विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब कि विजिबल लाइट जो है, आप ये समझ लीजिए विजिबल लाइट जो है उसको स्कैटर करते हैं स्पेस के तरफ भी और अर्थ के सरफेस के तरफ भी। दिस प्रोसेस एड्स कलर टू द स्काई, तो स्पेस के तरफ भेजने के कारण ही स्काई का कलर हम लोग को दिखता है। द रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड द सेटिंग सन एंड द ब्लू कलर ऑफ स्काई रिजल्टिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद इन द एटमॉस्फेयर। तो क्लास 10th के साइंस में आप लोग ये पढ़े होंगे, है ना। नेक्स्ट है स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे किस तरीके से सोलर इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। द इंसोलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस वेरीज फ्रॉम 3 वाट पर मीटर स्क्वायर इन द ट्रॉपिक टू 70 वाट पर मीटर स्क्वायर इन पोल। तो जो इंसोलेशन यानी कि अर्थ के द्वारा जो एनर्जी है, यदि इक्वेटर पे देखा जाए तो 320 वाट पर मीटर स्क्वायर है। मतलब कि अर्थ पे देखा जाए इक्वेटर के आसपास 320 वाट पर मीटर स्क्वायर है, जबकि पोल के पास 70 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है। मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। अधिकांश मैक्सिमम जो इंसोलेशन है कहाँ पाया जाता है, तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में पाया जाता है। वेयर द क्लाउडनेस इज द लिस्ट, जहाँ पे बादल सबसे कम होता है। इक्वेटर रिसीव्स कंपेरेटिवली लेस इंसोलेशन दैन ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स के मुकाबले इक्वेटर पे कम इंसोलेशन मिलता है। ठीक है, ट्रॉपिक के मुकाबले इंसोलेशन पे कम इंसोलेशन मिलता है। जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसोलेशन इज मोर ओवर द कंटिनेंट ओवर देन द ओशंस। तो कहा जा रहा है कि ओशियन के मुकाबले, एक ही लैटिट्यूड पे देखा जाए तो ओशियन के मुकाबले लैंड पे ज़्यादा इंसोलेशन मिलता है ना। एक ही लैटिट्यूड पे इंसोलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ऑन द ओशियन। इन विंटर द मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर। नेक्स्ट है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे ठंडा होता है, गर्म होता है। तो देयर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका भी कई तरीका है, डिफरेंट मेथड है यहाँ पे। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसोलेशन ट्रांसमिट द हीट टू द एटमॉस्फेयर लेयर टू द अर्थ इन लॉन्ग वेव फॉर्म। तो कहा जा रहा है कि जब अर्थ हीट हो जाता है ना, तो उसको रेडिएट करता है, वापस भेजता है, तो उस समय लॉन्ग फॉर्म में भेजता है। जैसे आता है शॉर्ट वेव फॉर्म में, जाता है लॉन्ग वेव फॉर्म में। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसुलेशन ट्रांसमिट द हीट टू द एटमॉस्फेयर लेयर नियर टू द अर्थ इन लॉन्ग वेव फॉर्म. The air in contact with the land gets heated slowly and upper layer in contact with the lower gets also get heated. This is called conduction. तो कहा जा रहा है, देखिए हीट ट्रांसफर होने का तीन मेथड होता है. एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन. ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है कि नीचे वाला पोर्शन हीट हुआ तो अपने कॉन्टैक्ट में जो पोर्शन उसको हीट करते जाता है. जैसे लोहा में जो हीट पास होता है कंडक्शन के प्रोसेस से होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लोहा का रॉड है तो इस कॉर्नर को हम लोग हीट कर रहे हैं तो बगल वाला को हीट कर रहा है, फिर ये अपने बगल वाले को हीट कर रहा है और इस तरीके से पूरा हीट हो जाता है. कन्वेक्शन में क्या होता है कि पानी जो हम लोग गर्म करते हैं, मान लीजिए कोई बर्तन यहाँ पानी हम लोग गर्म कर रहे हैं, इस एरिया में पानी है, तो जो पानी जब गर्म होता है या फिर कोई भी हवा जब गर्म होता है तो गर्म हवा या गर्म पानी ऊपर जाता है और ऊपर से ठंडा पानी नीचे आ जाता है. तो ये गर्म पानी जो हो गया था ऊपर चला गया, ठंडा पानी नीचे आया, फिर ये पानी जब गर्म हो जाए फिर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा. तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन. और रेडिएशन के कारण जो सन से लाइट हम लोग तक आता है उसको रेडिएशन बोलते हैं. उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो कहा जा रहा है कि द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड, जो हवा जो लैंड के कॉन्टैक्ट में था वो हीट हो जाता है और एंड द हीट स्लोली एंड द अपर लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द लोअर लेयर आल्सो गेट हीटेड. तो इसको बोलते हैं कंडक्शन. कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कॉन्टैक्ट. कंडक्शन कब होता है? जब दो अनइक्वल टेम्परेचर का दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है एक दूसरे के, तो वहाँ पे वार्मर से कूलर की तरफ एनर्जी फ्लो करता है. ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अनटिल द बोथ बॉडी एट द सेम टेम्परेचर और कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन. तो कहा जा रहा है कि ट्रांसफर तब तक होते रहता है हीट का, या मतलब पहला केस है कि दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाए तब ट्रांसफर रुक जाता है क्योंकि यहाँ पे ना कोई वार्मर है ना कूलर है. और दूसरा यदि कॉन्टैक्ट ही हटा दिया जाए तब ट्रांसफर रुक जाता है. कंडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर को हीट करने में, यानी ट्रोपोस्फेयर को हीट करने में कंडक्शन का काफ़ी बड़ा रोल होता है. देयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेज वर्टिकली और हीटिंग. तो कहा जा रहा है कि जो अर्थ के कॉन्टैक्ट में एयर है वो वर्टिकली राइज भी करता है, ऊपर की ओर राइज करता है हीटिंग के. ठीक है, एंड फर्दर ट्रांसमिट द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर. और हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करता है. यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में भी गलती होता है स्पेलिंग. दिस प्रोसेस इज वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर नोन एज कन्वेक्शन. तो ये जो प्रोसेस है कि गर्म हवा या गर्म पानी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर से फिर इसका जगह लेने के लिए ऊपर से ठंडा हवा नीचे आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन. द कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फेयर. आगे पढ़ते द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ इज कॉल्ड एडवेक्शन. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण, मतलब कि अर्थ पे ही मूवमेंट के कारण उसको बोलते हैं एडवेक्शन. जो हीट का ट्रांसफर अर्थ पे मूवमेंट के कारण, मतलब कि ऊपर न मूवमेंट हो के इधर यदि मूवमेंट होता है इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं एडवेक्शन. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट. तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है एयर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्टिकल मूवमेंट के मुकाबले. वर्टिकल मूवमेंट मतलब कि ऊपर की ओर जाना. ठीक है, इन मिडिल लैटिट्यूड मोस्ट ऑफ द डायर्नल वेरिएशन इन डेली वेदर आर काउज्ड बाय एडवेक्शन एलोन. तो कहा जा रहा है कि डायर्नल यानी कि डे एंड नाइट,
ठीक है। इन मिडिल लैटिट्यूड द मोस्ट ऑफ द डायरनल वेरिएशन इन डेली वेदर, तो दिन और रात में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है मिडिल लैटिट्यूड में, ठीक है, ये मेनली एडवेक्शन के कारण होता है। इन ट्रॉपिकल रीजन पार्टिकुलर इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग अ समर सीजन लोकल विंड आल्सो कॉल्ड लू इज द आउटकम ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस। तो जैसे इन नॉर्थ इंडिया में जो लू चलता है गर्मी के दिन में, वो भी एक तरह का एडवेक्शन है ना, मतलब कि हवा ऊपर न जा करके इधर जा रहा है, तो उसको एडवेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जमीन पे जो रेडिएशन होता है, जमीन से जो हीट बैक होता है रेडिएशन का। द इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज इन शॉर्ट वेव्स फॉर्म्स एंड हीटेड सरफेस, तो कहा जाए कि इंसोलेशन जो रिसीव होता है अर्थ को, ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में होता है, इसके कारण से सरफेस हीट करता है, अर्थ जो है हीट करता है यहाँ पे अर्थ सरफेस। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम अ रेडिएटेड बॉडी, तो कहा रहा है कि अर्थ जब गर्म हो जाता है, पृथ्वी गर्म होने के बाद एक रेडिएटिंग बॉडी के रूप में काम करता है एंड रेडिएट एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन द लॉन्ग वेव फॉर्म, तो यहाँ से लॉन्ग वेव फॉर्म में एनर्जी को वापस भेजना चालू करता है। दिस एनर्जी हीटेड अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो, तो इस एनर्जी के कारण एटमॉस्फेयर नीचे से गर्म होना चालू कर देता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो इस प्रोसेस को हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से जानते हैं। द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर गैसेज पार्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, तो जो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो नीचे से जा रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा या फिर डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस के द्वारा। दस द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ रेडिएशन, इस तरीके से एटमॉस्फेयर इनडायरेक्टली हीट हो जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर के कारण, अर्थ रेडिएशन के कारण। द एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट एंड ट्रांसमिट हीट टू द स्पेस, फिर वहाँ से जो एटमॉस्फेयर क्या करता है कि हीट को ऊपर ट्रांसमिट करता है स्पेस में। फाइनली द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज रिटर्न टू द स्पेस, तो कहा जा रहा है कि जो सन से हम लोग को हीट मिलता है, इस तरीके से स्पेस को वापस भेज दिया जाता है। देयर बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, इस तरीके से अर्थ का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एट द अर्थ सर्फेस एंड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब है हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ, अर्थ का हीट बजट, तो इसके पहले फिगर 9.2 को हम लोग समझते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आसानी से समझ सकते हैं, है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, पहले हम लोग इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ये है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, यानी कि अर्थ पे आता कितना है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि अर्थ से 100 आता है, अर्थ से 100 आता है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 100 यदि आता है वहाँ से, तो उसमें से स्कैटर्ड रेडिएशन आता है 17, जिसको अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद फिर क्लाउड से पास होते हुए डायरेक्ट आता है 34, ये भी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद फिर इधर देखते हैं एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर 14, एटमॉस्फेयर के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वापस यदि भेजता है तो रेडिएशन होता है रिफ्लेक्टेड बाय द स्पेस, है, तो मतलब स्पेस रिफ्लेक्ट कर देता है यहाँ पे 27 हिस्सा, और 2 हिस्सा अर्थ से रेडिएट हो जाता है। तो 100 हिस्सा का यदि देखा जाए तो आते समय ही स्पेस स्कैटर कर देता है 6% को, जैसे वहाँ से मान लीजिए कि 100 अमाउंट चला है लाइट का, तो स्पेस स्कैटर कर देता है 6 अमाउंट को, अर्थ स्कैटर कर देता है 2 अमाउंट को, और क्लाउड स्कैटर कर देता है 27 अमाउंट को। तो 100 में से 35 तो पहले ही स्कैटर हो गया, 100 में से 35 पहले ही स्कैटर हो जाता है, तो अर्थ के पास पहुंचता कितना है 65, ठीक है। 100 में से 6 स्पेस स्कैटर कर देता है पहुंचने के पहले ही, 27 बादल स्कैटर कर देता है, और बाकी 2 अर्थ स्कैटर कर देता है, ठीक है, सॉरी पहुंचने के बाद अर्थ स्कैटर करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 33 स्कैटर हो जाता है पहुंचने के पहले ही, बाकी बचता है 67 में से 2% जो है अर्थ स्कैटर कर देता है, मतलब अर्थ रिटर्न कर देता है अभी, ठीक है। अब देखा जाए बाकी जो बच गया, कितना बच गया, 65 बच गया, है ना, 65 बच गया, जिसमें 14 जो है एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, 17 एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ, ठीक है, और 37 भी एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं यहाँ पे। डिपिक्ट द हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ, जो पिक्चर हम लोग देखे, तो अर्थ है जो होल्ड एजेंट एक्यूमुलेट और लूज हीट, तो कहा जा रहा है कि अर्थ को देखा जाए तो न अर्थ ना हीट को एक्यूमुलेट करता है और ना लूज करता है, ठीक है। इट मेंटेन इन टेम्परेचर, ये अपना टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। दिस कैन हैपन ओनली इफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन इक्वल टू द अमाउंट लॉस्ट बाय द अर्थ, तो ये तभी पॉसिबल है जब जितना अमाउंट हीट आए उतना ही अमाउंट रिटर्न हो जाए। कंसीडर द इंसोलेशन रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर 100%, तो मान लीजिए कि ऊपर से कितना आया था, एटमॉस्फेयर सन से आया था एटमॉस्फेयर के पास 100, भाई पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, तो एटमॉस्फेयर से पास होने के समय कुछ एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, स्कैटर हो जाता था या फिर एब्जॉर्ब कर लेता था। वनिंग द रिमेनिंग पार्ट रीचेज द अर्थ सरफेस, सिर्फ रिमेनिंग पार्ट ही अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है। रफली 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, जैसा कि पहले बताया कि अर्थ के सरफेस पे पहुंचने के पहले ही 35 यूनिट रिटर्न हो जाता है। ऑफ दिस 27 आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड, जिसमें 27 जो है क्लाउड की तरह रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है।
2 यूनिट फ्रॉम द स्नो एंड आइस कवर्ड एरिया ऑफ द अर्थ, 2 यूनिट जो है अर्थ के ऊपर जो आइस है, स्नो है, उसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इसको अल्बीडो बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। इसको अल्बीडो बोलते हैं, मतलब कि रिटर्न करने के पावर, लाइट मतलब जो लाइट रे है उसको रिटर्न करने के पावर को अल्बीडो बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखें अल्बीडो किसको बोलते हैं, मतलब कि कितना जो सनलाइट जो है उसको रिटर्न करने की क्षमता को अल्बीडो बोलते हैं। तो आइस का अल्बीडो ज़्यादा होता है क्योंकि आइस व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जिसमें व्हाइट कलर का है उसका अल्बीडो पावर ज़्यादा होता है, जो ब्लैक कलर का है उसका अल्बीडो पावर सबसे कम होता है। तो 35 यूनिट का हिसाब किताब यहाँ पे कि 27 यूनिट तो बादल रिफ्लेक्ट कर देता है, 2 यूनिट स्नो या फिर आइस रिफ्लेक्ट कर देता है और 6 यूनिट स्पेस रिफ्लेक्ट करता है। बाकी बच्चा 65 का हिसाब देखते हैं हम लोग अब। द रिमेनिंग 65 आर एब्जॉर्ब्ड 14 यूनिट विद इन द एटमॉस्फेयर, 65 यूनिट में 14 यूनिट एटमॉस्फेयर के द्वारा ऑब्जर्व कर लेता है, 51 यूनिट्स बाय द अर्थ सरफेस, और 51 यूनिट जो है अर्थ के सरफेस द्वारा ऑब्जर्व हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 14 यूनिट एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लिया और 34 और 17 61 यूनिट जो है अर्थ ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसमें। तो आउट ऑफ दिस 17 यूनिट आर रेडिएटेड टू द स्पेस डायरेक्टली एंड द रिमेनिंग 34 आर ऑब्जर्व्ड बाय द एटमॉस्फेयर, 6 यूनिट ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर, 9 यूनिट थ्रू कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस, 19 यूनिट थ्रू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो कहा जा रहा है कि द अर्थ रेडिएट, आगे है कि द रिमेनिंग 65 आर ऑब्जर्व्ड बाय 14 यूनिट विद इन द एटमॉस्फेयर, 51 यूनिट बाय द अर्थ सरफेस, द अर्थ रेडिएट बैक 51 यूनिट्स। तो कहा जा रहा है कि अर्थ जो है बाकी का जो 51 यूनिट है, जैसे अर्थ तो 51 ही ऑब्जर्व किया ना, 14 तो एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। तो 35 तो पहले घट ही गया था, बाकी बचा था 65 में तो 14 ऑब्जर्व कर लिया एटमॉस्फेयर, तो अर्थ पे पहुंचा 51, ठीक है। तो अर्थ जितना लेगा उतना दे भी देगा, है ना, अर्थ तो रखेगा नहीं अपने पास, तो 51 अर्थ दे भी देगा। तो कैसे देता है 51, उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑफ दिस 17 यूनिट आर रेडिएटेड टू द स्पेस डायरेक्टली एंड तो जिसमें अर्थ जो है 17 को डायरेक्टली बैक कर देता है एटमॉस्फेयर को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 अलग अलग लिखा था। अर्थ जो है 51 लिया था, उसमें से 17 वापस कर देता है एटमॉस्फेयर को, ठीक है। 17 वापस कर देता है एटमॉस्फेयर को, जैसे यहाँ पे उसको देख सकते हैं। हम पढ़ने के बाद इसको समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑफ दिस 17 आर रेडिएटेड स्पेस डायरेक्टली और द रिमेनिंग 34, बाकी जो 34 बच गया, ठीक है, आर एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, 34 जो बच गया वो भी रिटर्न कर दिया जाता है अर्थ के द्वारा, लेकिन ये एब्जॉर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर में, स्पेस तक पहुँचता नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता है हम लोग देखते हैं। 6 यूनिट आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर, इस 34 में से 6 तो एटमॉस्फेयर रिटर्न ऑब्जॉर्व कर लेता है। 9 यूनिट थ्रू कन्वेक्शन, 9 यूनिट जो है कन्वेक्शन के थ्रू ऑब्जॉर्व कर लेता है और टर्बुलेंस के थ्रू, और 19 यूनिट थ्रू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और 19 यूनिट जो है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के थ्रू ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो अर्थ के पास 51 आया था, 51 रिटर्न कर दिया, जिसमें 51 रिटर्न जब करता है तो रिटर्न करते समय भी एटमॉस्फेयर से पास होगा हीट, तो उस समय भी हीट अपना जो एटमॉस्फेयर जो है अपना कमीशन काट लेता है, 34 यूनिट रख लेता है अपने में, मात्र 17 स्पेस को रिटर्न होता है, ठीक है। और 34 कैसे कैसे रखता है हम लोग देखें, 19 लेटेंट हीट के रूप में, 9 यूनिट कन्वेक्शन के रूप में और 6 यूनिट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लेता है। 41 यूनिट सारे ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर, कह रहा है कि कुल मिला के देखा जाए तो 41 यूनिट एटमॉस्फेयर के द्वारा ऑब्जर्व हो जाता है, 14 आते समय और 34 जाते समय, है ना। दस द टोटल रेडिएशन रिटर्निंग फ्रॉम द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर रेस्पेक्टिवली द 17 + 48 65 यूनिट, ठीक है। तो यानी कि टोटल रेडिएशन जो अर्थ के से होता है, द टोटल रेडिएशन रिटर्निंग फ्रॉम द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर रेस्पेक्टिवली 17 + 48 यानी 65 यूनिट, अंडर विच बैलेंस द टोटल 65 यूनिट रिसीव्ड ऑफ द सन। तो हम लोग अर्थ के पास आया था कितना था 65, रिटर्न भी हो गया 65, है ना। तो पूरे तरह से बैलेंस हो गया, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा सुनिए, है ना। आया कितना था अर्थ के पास 65, कैसे आया था, तो आते समय ही 27 क्लाउड रिटर्न कर दिया, 2 अर्थ रिटर्न कर दिया और 6 अर्थ मतलब स्कैटर हो गया स्पेस के द्वारा। तो 35 तो पहले ही कट गया, आया था 65, 65 में से 14 जो है एब्जॉर्ब कर लिया गया एटमॉस्फेयर के द्वारा, तो अर्थ पे पहुंचा 51, 51 जो है पूरा का पूरा अर्थ रिटर्न कर दिया। अब आते समय एटमॉस्फेयर 14 एब्जॉर्ब कर लिया था, जाते समय एटमॉस्फेयर 34 एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यानी कि टोटल कितना एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर, 48 एब्जॉर्ब कर लेता है, 17 पहुंचता है स्पेस में, ठीक है, 17 पहुंचता है स्पेस में। तो यदि जो यहाँ से अर्थ जो रिटर्न गया 17 स्पेस में पहुंचा और 48 रख लिया, कौन एटमॉस्फेयर रख लिया, तो 17 + 48 65, यानी कि अर्थ के पास 65 आया था, 65 चला भी गया, है ना। तो इस तरीके से पूरा बैलेंस हो जाता है। दिस एक्सप्लेन वाई द अर्थ नाइदर वार्म नॉर कूल, तो इसीलिए मतलब इस तरीके से एक्सप्लेन होता है कि अर्थ कैसे न गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है ना। यहाँ आप उसी को देख सकते हैं कैसे। तो देखिए पहले स्पेस को कितना, स्पेस पहले ही 6 अपना कमीशन काट लिया था आते समय ही, है ना। 6 स्पेस जो है पहले ही कमीशन काट लिया था और जाते समय 17 मिल जाता है स्पेस को, तो कुल मिला के स्पेस को 23 मिल जाता है। जो एटमॉस्फेयर है
आते समय 14 एब्जॉर्ब कर लेता है, जाते समय 34 एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें 9 जो है टर्बुलेंस के रूप में एब्जॉर्ब करता है, कंडेंसेशन के रूप में 19 एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और कुल मिलाकर 48 + 17 65 यहाँ पे हो जाता है इसका, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेरिएशन इन नेट हीट बजट ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे जो हीट बजट है जो मेंटेन रहता था उसमें किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर देयर आर वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस। तो जैसा कि पहले हम लोग पढ़े कि हीट रेडिएशन जो रिसीव होता है उसमें वेरिएशन है। सम पार्ट ऑफ अर्थ है सरप्लस रेडिएशन, किसी पार्ट में ज़्यादा रेडिएशन है, कहीं कम रेडिएशन है, ठीक है। फिगर 9.3 डिपिक्ट द लैटिट्यूडनल वेरिएशन। जैसे 9.3 में दिखाया गया कहाँ पे कितना ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। यहाँ पे तो लैटिट्यूड की बात करें तो 70 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के लगभग 40 डिग्री लैटिट्यूड तक डेफिसिट है, मतलब कि ज़्यादा वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, आता कम है, ठीक है। वहाँ से आता कम है, ये जो लाइन दिखा रहा है आपको कंप्लीट लाइन दिखा रहा है, आने का दिखा रहा है और डॉटेड लाइन जाने का दिखा रहा है। तो ये कैसे हो गया, आया कम और गया कैसे ज़्यादा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे स्नो भरा हुआ है, स्नो भरा हुआ तो उसका अल्बेडो पावर ज़्यादा होता है तो लाइट रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो जाता है ना। लेकिन वहाँ पे आता कम है क्योंकि स्लाइटली वहाँ पहुँचता है, तिरछा वहाँ पहुँचता है। एक्चुअली ये पोल के पास की बात करें 70 डिग्री आप देख सकते हैं, नॉर्थ में और साउथ में दोनों तरफ पोल पे डेफिसिट है सोलर रेडिएशन में, और बीच में सरप्लस है। सरप्लस कैसे है, तो इस बीच में आता ज़्यादा है और जाता कम है क्योंकि यहाँ पे ज़मीन है। तो हम लोग वहीं यहाँ पे देखते हैं कि पिक्चर 9.3 में दिखाया गया है नेट रेडिएशन। द फिगर शोज दैट देयर इज सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशन बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड द रीजन नियर द पोल्स हैव अ डेफिसिट। तो कहा जा रहा है कि पोल्स के नज़दीक जो है 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री साउथ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सरप्लस है। अब उसके आगे जो है डेफिसिट है पोल के पास। द सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड पोल टुवर्ड द रिजल्ट द ट्रॉपिक डू नॉट गेट प्रोसेसली हीटेड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट और हाई लैटिट्यूड गेट परमानेंटली फ्रोजन ड्यू टू एक्सेस डेफिसिट। तो कहा जा रहा है कि द सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक में जो सरप्लस हीट है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड पोलवर्ड्स एज अ रिजल्ट द ट्रॉपिक डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप। तो सरप्लस हीट जो यहाँ पे है, ठीक है, इसको मतलब कि पोल की तरफ भेजा जाता है क्योंकि जैसे सरप्लस हीट यहाँ पे मिला तो एरिया वार्मर हो जाएगा, एरिया कूलर हो जाएगा, तो वार्मर से हीट जाएगा कूलर की तरफ, ठीक है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि ट्रॉपिक से जाएगा पोल की तरफ, ठीक है। हीट एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक रीडिस्ट्रीब्यूटेड पोलवर्ड्स एज अ रिजल्ट द ट्रॉपिक नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड। तो जिसके कारण से यहाँ पे सरप्लस हीट बनने के कारण भी हीट यहाँ पे रहेगा नहीं, हीट यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट और द हाई लैटिट्यूड गेट परमानेंटली फ्रोजन ड्यू टू एक्सेस डेफिसिट। तो कहा जा रहा है वहीं जो परमानेंटली जम जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिसिट है, ठीक है। तो इधर से हीट आता है लेकिन उतना हीट नहीं आता जितना कि डेफिसिट है, डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है इधर। टेम्परेचर की बात करें हम लोग, द इंटरेक्शन ऑफ इंसोलेशन विद द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस क्रिएट हीट विद मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो जो इंटरेक्शन होता है, द इंटरेक्शन ऑफ इंसोलेशन, ठीक है, इंसोलेशन के कारण जो इंटरेक्शन होता है विद इन द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में, इसके कारण से टेम्परेचर जनरेट होता है। विद while heat represent the molecular movement of particle comprising a substance, the temperature the measurement of degree of hot or cold। तो कहा जा रहा है कि टेम्परेचर क्या है, तो कितना कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कितना कोल्ड है, तो इसके बारे में बताता है। फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन सा फैक्टर कंट्रोल करता है उसके बारे में देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर एट एनी प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, किसी भी जगह पे जो एयर का टेम्परेचर है इन्फ्लुएंस होता है किससे, द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, प्लेस के लैटिट्यूड से, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस यानी प्लेस के हाइट से, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सी के डिस्टेंस से, एयर मासेस सर्कुलेशन, द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड ओशियन कोल्ड करंट, वहाँ पे ओशियन करंट है कि नहीं, वार्म या कोल्ड कैसा ओशियन करंट है इससे, लो एस्पेक्ट्स, वहाँ का कितना मतलब कि क्या वहाँ का एस्पेक्ट है, वहाँ का क्या रिलीफ फीचर है इससे। अब एक एक करके पढ़ते हैं। लैटिट्यूड से कैसे अफेक्ट होता है, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन द इंसोलेशन रिसीव्ड, तो किसी भी जगह का टेम्परेचर इंसोलेशन पे भी डिपेंड करता है, मतलब कितना वहाँ पे लाइट पहुँचा है। इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो इक्वेटर वहाँ पे ज़्यादा इंसोलेशन होता है पोल्स के मुकाबले, ट्रॉपिक्स के जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न वहाँ पे ज़्यादा इंसोलेशन होता है इक्वेटर के मुकाबले। एल्टीट्यूड हाइट पे द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द बिलो, तो एटमॉस्फेयर इनडायरेक्टली हीट होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। देयरफॉर प्लेसेज नियर द सी लेवल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर, इस कारण से क्या होता है जो सी लेवल के पास का जो जगह है वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है देन प्लेसेज हायर एलिवेशन के मुकाबले। इन अदर वर्ड द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज इन इंक्रीजिंग हाइट, तो नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है। और हम लोग कल पढ़े थे कि ट्रोपोस्फेयर में जो सबसे नीचे वाला स्फेयर है वहाँ पे ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, लगभग 1000 मीटर जाते हैं, मतलब 1 किलोमीटर में 6 डिग्री का टेम्परेचर घटता था।
डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र तल से दूरी, समुद्र से दूरी के बारे में। अंदर फैक्टर डेट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर इज लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द सी। कंपेयर टू द लैंड, सी गेट हीटेड स्लोली, तो लैंड के मुकाबले सी जो है स्लोली हीट होता है और स्लोली अपना ठंडा भी होता है, मतलब धीरे से गर्म होता है। लैंड काफ़ी तेज़ी से गर्म होता है, तेज़ी से ठंडा हो जाता है, जबकि पानी देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। इसके कारण से वहाँ पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलता है ना। रात को लैंड ब्रिज यूज होता है और दिन में सी ब्रिज होता है, जिसके कारण टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। नेक्स्ट एयर मास एंड ओशियन करंट, जैसे ओशियन करंट के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग पहले के क्लास में पढ़े, 9th क्लास में काफ़ी डिटेल में सब पढ़ना था। लाइक द लैंड एंड सी ब्रिजेज, द पासेज ऑफ एयर मासेज ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर, तो सी और लैंड ब्रिज की तरह एयर मासेज का पास होना भी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। द प्लेसेज विच कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एयर मासेज एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर, तो कहा जा रहा है कि जो वार्म एयर मासेज के नीचे आता है, ऐसा जगह जो वार्म एयर मास के नीचे आता है, ठीक है, वहाँ पे कैसा होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जो विच कम अंडर द कोल्ड एयर मास, जो कोल्ड एयर मास के नीचे आता है वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। सिमिलरली द प्लेसेज लोकेटेड एट द कोस्ट, जो कोस्ट पे जो लोकेटेड होता है वहाँ पे वार्म ओशियन करंट होता है, वहाँ पे हायर टेम्परेचर होता है, और जब जहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो करता है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें हम लोग, द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन जनवरी एंड जुलाई, तो जनवरी और जुलाई में किस तरीके से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको समझ लेते हैं। द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली शोन ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म, तो आइसोथर्म की मदद से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया जाता है। द आइसोथर्म आर द लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेज हैविंग इक्वल टेम्परेचर, आइसोथर्म ऐसे लाइन को बोलते हैं जो इक्वल टेम्परेचर वाले जगह को ज्वाइन करता है, ठीक है। शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस, फिगर यहाँ पे 9.4 ए और बी में देखते हैं कहाँ पे है, जैसे यहाँ है, तो ए है फिगर 9.4 ए, तो यहाँ पे जो लाइन दिखाया जा रहा है ना, ये लाइन उल्टा सीधा क्यों है, मतलब ऊपर नीचे क्यों है, क्योंकि एक जैसे टेम्परेचर वाले लाइन को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे एक जैसा लाइन है, मतलब कि एक जैसा टेम्परेचर वहाँ को ज्वाइन कर रहा है, इस कारण से लाइन ऊपर नीचे है, ठीक है। तो जनवरी में यहाँ दिखाया जा रहा है, तो जनवरी के जैसा देख सकते हैं कि इक्वेटर के पास कितना डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ भी 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये थर्मल इक्वेटर यहाँ पे एक बन जा रहा है। थर्मल इक्वेटर का मतलब कि एक जैसे इक्वेटर नॉर्मली लैटिट्यूड जो बीचे बीच का है, उसी तरीके से ये थर्मल यदि इसका मैप बनाया जाए तो उसके सबसे बीचे बीच में, इसलिए इसको थर्मल इक्वेटर बोला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेटर से ऊपर जाने में 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर यहाँ होता है, 10 डिग्री का सेल्सियस यहाँ पे होता है। जनवरी के यहाँ पे बनाया गया, यानी कि जनवरी के महीने में हम लोग इक्वेटर से दूर जाते हैं तो टेम्परेचर कैसा होता है, कमते जाता है ना। यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री, ये जो 0 डिग्री लाइन का दिखाया गया है, थर्मल इक्वेटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री का टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ से ऐसे जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 डिग्री कहाँ होता है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक लैटीट्यूड यदि सेम होता तो एक लैटीट्यूड के मुकाबले यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होता, बल्कि इसका एक अलग यहाँ पे मैप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रेड मार्क हम किए 0 डिग्री, तो 0 डिग्री कहाँ है, तो इस लाइन को आइसोथर्म बोलते हैं। वहीं यहाँ पे देखा जाए तो जुलाई के महीने का यहाँ पे दिखाया जा रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस या टेम्परेचर मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई के महीने में भी देख सकते हैं। तो जुलाई के महीने में जैसे यहाँ पे 10 डिग्री होता है, जिस एरिया में 0 डिग्री था, 0 डिग्री यहाँ पे होता है जुलाई के महीने में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन जनवरी एंड जुलाई, तो रेंज ऑफ टेम्परेचर का यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस एरिया में कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर में से मिनिमम टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर दिखाया जा रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर कहाँ है, तो इक्वेटर के पास, यानी इक्वेटर के पास जो है काफ़ी कम रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब वहाँ के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में मात्र 3 डिग्री का अंतर होता है। वहीं यदि आगे जाएँ तो जैसे इसी लाइन को देख लीजिए, यहाँ पे कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में 20 डिग्री का अंतर है, जैसे कि इंडिया के कुछ हिस्सों में भी ये लाइन पास कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में 30 डिग्री का अंतर दिखाया गया। सही बात है, साल भर में जैसे ठंडा के महीने में यहाँ 6 डिग्री 7 डिग्री जाता है और गर्मी में 32-33 के आसपास नॉर्मल हो जाता है, तो अंतर तो है ही इतने का, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर दिखाया गया। तो अब वापस में हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। In general, the effect of latitude on temperature is well pronounced on the map and the isotherm are generally parallel to the latitude। तो कहा जा रहा है कि आइसोथर्म जो है जनरली पैरेलल होता है लैटिट्यूड का। द डेविएशन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस्ड इन जनवरी दिन जुलाई, तो कहा जो डेविएशन है जनवरी में ज़्यादा होता है जुलाई के मुकाबले, स्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लैंड सर्फेस इज मच लार्जर देन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका रीजन क्या है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड है साउदर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। हेंस द इफेक्ट ऑफ लैंड मास एंड द ओशियन करंट आर वेल प्रोनाउंस्ड।
इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट ऑफ द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। तो कहा जा रहा है कि जनवरी में देखा जाए तो जो आइसोथर्म जो है ओशियन के नॉर्थ में ज़्यादा डेविएट करता है और कॉन्टिनेंट के साउथ में कम डेविएट करता है उसके मुकाबले देखा। जैसे इधर का डेविएशन कम है, इधर देखिए मतलब कि सीधा सीधा लाइन है ना, इधर काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे देख सकते हैं। वही यहाँ बताया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इट इज़ मच प्रोनाउंस्ड इन द साइबेरियन प्लेन द मीन जनवरी टेम्परेचर अलॉन्ग 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज -20 डिग्री सेल्सियस बोथ 80 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। द मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ जनवरी इज ओवर 27 डिग्री सेल्सियस इन इक्वेटर ओशंस एंड ओवर 24 डिग्री ट्रॉपिक एंड 2 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री इन द मिडिल लैटिट्यूड। तो जैसे जनवरी के यहाँ पे मीन टेम्परेचर की बात किया जा रहा है तो इक्वेटोरियल रीजन में कितना 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ट्रॉपिक्स में 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहीं 2 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस मिडिल लैटिट्यूड में है ना। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है तो खासकर कॉन्टिनेंटल के इंटीरियर वाले हिस्से में मतलब कि जहाँ पे समुद्र से काफ़ी ज़्यादा दूरी है, तो उसी चीज़ को मतलब जो हम लोग पिक्चर में भी देखें उसी को आगे डिस्क्राइब किया गया है ऊपर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एलिवेशन। तो कहा जा रहा है कि नॉर्मली क्या होता है कि एलिवेशन में इंक्रीज करने पे, हाइट में इंक्रीज करने पे टेम्परेचर घटता है। इट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। तो इसको नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। एट टाइम द सिचुएशन इज रिवर्स्ड एंड द नॉर्मल लैप्स रेट इज इन्वर्टेड। यदि कभी ऐसा समय है जहाँ पे लैप्स रेट इन्वर्ट कर जाए तो इज कॉल्ड इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। तो उसको हम लोग इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। इन्वर्सन इज यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन नॉर्थलेस। तो कहा जा रहा है कि ये जो इन्वर्सन होता है काफ़ी कम होता है, मतलब कि जैसे नॉर्मली होता है ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, यदि ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ने लगे तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये होता है लेकिन काफ़ी कम समय के लिए होता है। अ लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काइज एंड स्टील एयर इज आइडियल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन। तो ऐसा कब होता है? जब ठंडा के समय में रात काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाए है ना नॉर्मल के मुकाबले, और हवा जो है नहीं चले, स्टील एयर हो, ठीक है, मतलब स्थिर हवा हो, तो उस समय ये हो सकता है। द हीट ऑफ द डेज रेडिएटेड ऑफ। ऐसा क्यों होता है? तो दिन का जो अर्थ जब गर्म हुआ था है ना, वो वापस अपना टेम्परेचर ऊपर भेजता है, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट एंड द अर्ली मॉर्निंग आवर्स द अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव। तो अर्थ उस समय ऊपर के हवा के मुकाबले ठंडा होता है। ओवर पोलर एरियाज द टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर। पोलर एरिया में देखा जाए तो टेम्परेचर इन्वर्जन जो है पूरे साल भर होते रहता है ना। नॉर्मल एरिया में तो ठंडा के मौसम में होता है ये बात, लेकिन पोलर एरिया में हमेशा होते रहता है, थ्रू आउट द ईयर होता है। सरफेस इन्वर्जन प्रोमोट स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सर्फेस इन्वर्जन जो है लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल गेट कलेक्टेड बीनीथ द इन्वर्जन लेयर एंड स्प्रेड हॉरिजॉन्टली टू फिल द लोअर स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। डेंस फॉग्स इन द मॉर्निंग आर कॉमन अकरेंस स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो घना कोहरा जैसे आप लोग नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स। इन्वर्जन जो है कुछ समय के लिए होता है। इस समय क्या होता है, नीचे का टेम्परेचर कम और ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इसी कारण से नीचे फॉग हो जाता है। फॉग का रीजन यही है। दिस इन्वर्जन इज फ्यू आवर्स। इन्वर्जन कम समय के लिए होता है अंटिल द सन कम अप एंड बीइंग द अर्थ वार्म। और कब मतलब कुहासा कब हटता है? जब अर्थ वार्म होने लगता है, तो फिर नॉर्मल हो जाता है कि ऊपर ठंडा नीचे गर्म, ठीक है। तो मतलब इससे क्या पता चलता है, जैसे ठंडा में देखिएगा रात को कुहासा हो जाता है ना, रात को फॉग आ जाता है ठंडा में खास करके। जब हल्का ठंडा भी आता है अर्थ मतलब कि नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, जब ठंडा आना स्टार्ट होता है उस समय देखिएगा दिन में गर्मी लगता है, लेकिन रात को फॉग आ जाता है, कुहासा आ जाता है, फिर सुबह में कुहासा खत्म हो जाता है, फिर एक समय आता है कि दिन भर कुहासा रहता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो जैसा हम लोग पढ़े कि जब रात लंबा होने लगता है तो इन्वर्जन हो जाता है उसका, ठीक है, जब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो तो वहाँ पे, ठीक है, और उसी के कारण से फॉगी वेदर वहाँ पे हो जाता है। फिर दिन में भी इन्वर्जन होने लगता है, और जब सूरज आता है तो अर्थ गर्म हो जाता है, ऊपर का एरिया ठंडा हो जाता है उसके मुकाबले। द इन्वर्जन टेक प्लेस इन हिल्स एंड माउंटेन ड्यू टू एयर ड्रेनेज। मतलब हिल्स एरिया में और माउंटेन एरिया में एयर ड्रेनेज के कारण इन्वर्जन होता है। कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड माउंटेन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो जो ठंडा हवा है ना माउंटेन का, हिल का, रात के समय जो ठंडा हवा प्रोड्यूस होता है हिल और माउंटेन पे, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण नीचे गिर जाता है। हवा भी ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाता है। बीइंग हेवी एंड डेंस द कोल्ड एयर एक्ट ऑलमोस्ट लाइक वाटर एंड मूव्स डाउन द स्लोप टू पाइल अप इन पॉकेट्स एंड वैली बॉटम विथ वार्म एयर अबव। तो कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, हवा क्यों ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाता है? क्योंकि हवा काफ़ी भारी होता है और डेंस होता है। ये हवा जो है हवा की तरह नहीं बल्कि पानी की तरह यहाँ पे मतलब कि बिहेव करता है, और नीचे जो वैली है वहाँ पे जा करके वो पानी की तरह हवा जो है जम जाता है। इसको हम लोग एयर ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम फ्रोस्ट डैमेज। तो इससे क्या होता है, तो प्लांट जो उस एरिया का फ्रोस्ट डैमेज से बच जाता है,
ठीक है। यहाँ पे एक फिजिक्स का थोड़ा सा लॉ घुसा दिया गया। प्लैंक्स लॉ स्टेटेड हॉटर बॉडी द मोर एनर्जी विल रेडिएट। तो प्लैंक के द्वारा बताया गया था कि जितना गर्म कोई एनर्जी होता है उतना ही ज़्यादा एनर्जी वो रेडिएट करेगा। एंड शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, और वेवलेंथ का जो रेडिएशन होता है शॉर्टर होता है, इसलिए सन से जो हमारे पास लाइट आता है और शॉर्टर वेवलेंथ का होता है क्योंकि सन काफ़ी गर्म है। अर्थ से जो वापस जाता है वो लॉन्गर वेवलेंथ का होता है क्योंकि अर्थ उतना गर्म नहीं होता जितना सन होता है ना। स्पेसिफिक हीट इज द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? तो किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी हमको चाहिए उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उसका जवाब जरूर दें। जैसे यहाँ पे 3 आंसर द फॉलोइंग है, ठीक है, इसका आप जवाब जरूर दें। और यहाँ पे मिलाने वाला है, यहाँ पे मिलाना है तो इसका जवाब जरूर दें। जैसे इंसोलेशन क्या होता है, अल्बिडो क्या होता है, आइसोथर्म क्या होता है, एनुअल रेंज क्या होता है, ये चारों का जवाब दें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।